ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास रेलवे ट्रैक की तस्वीरें, जहां बिजली गुल होते ही थम गए रेल के पहिए। लखनऊ और कानपुर के बीच में अजगैन रेलवे स्टेशन पर दो लोकल यानी पैसेंजर ट्रेनें रुकी पड़ी हुई हैं। 1:05 पर जब पावर ग्रिड फेल हुआ, उसके बाद से जब बिजली गुल हुई, उसके बाद से ट्रेन यहाँ पर रुकी पड़ी हुई। जो पैसेंजर हैं वो यहाँ पिछले कई घंटों से इनके पास कोई जानकारी नहीं कि कैसे क्या आगे होगा। ये है पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की तस्वीरें। नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो जाने से एक बार फिर गुल हो गई है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ की बत्ती। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के लाइट चौराहे पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल बंद हो गए हैं और ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए पुलिस कर्मचारियों को सड़क पर उतरना पड़ा है। सड़कों पर लगा जाम और उसके बाद पुलिस को सड़कों पर उतरना पड़ा। पावर सप्लाई फेलियर होने की वजह से राजधानी दिल्ली का जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो गया है। उसकी वजह से जो ट्रैफिक सिग्नल्स पर सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है, ट्रैफिक सिग्नल्स जो राजधानी दिल्ली के हैं वो लगभग सभी बंद हो गए हैं। सारी जगह पर स्लो चल रहा है ट्रैफिक। और यहाँ पर इस जगह पर जो मेट्रो जो ट्रैक है उस पर कोई मेट्रो नहीं जा रही है। और साथ ही जो तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन है वो सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और जो ट्रेन जो खड़ी हुई है ये ठीक उसी वजह से खड़ी हुई है क्योंकि पावर सप्लाई फेलियर हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली की रफ्तार भी थम गई, लेकिन सवाल ये है कि ये नौबत आई क्यों? इसका जवाब दिया खुद देश के बिजली मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने। उन राज्यों को सूचना देना चाहूंगा कि ज्यादा जरूरत से ज्यादा बिजली खींचने के जो कोटा, जरूरत से कहने के बजाय मैं कहूंगा कि जो कोटा दिया हुआ है उससे ज्यादा बिजली खींचने से ये देश पे संकट दोबारा आ गया है। मैं उनसे विनती करता हूं कि आप दिए हुए कोटे से बाहर बिजली मत खींचिए। बिजली मंत्री ने निर्देश दिया है कि उन राज्यों पर कार्रवाई की जाए जो बिजली ज्यादा ले रहे थे, पर उन राज्यों का नाम लेने से वो हिचकते रहे। उन राज्यों का नाम लिया दिल्ली के बिजली मंत्री हारून यूसुफ ने। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जो है वो ओवरड्रॉ कर रहे थे। और आपको अगर याद होगा कि आज से एक साल पहले जब यूपी में चुनाव हो रहे थे उस समय भी यूपी जो है तकरीबन 1500-1600 मेगावाट ओवरड्रॉ कर रहा था। आज अगर आप देखें पिछले 2 दिन में तो यूपी ने 2000 मेगावाट तक ओवरड्रॉ किया है। और कल रात को भी जो ग्रिड फेल होने का कारण रहा, 500 मेगावाट पंजाब ओवरड्रॉ कर रहा था, 1500 मेगावाट के आसपास जो है यूपी ओवरड्रॉ कर रहा था, 1500, 900, हरियाणा 580 मेगावाट ओवरड्रॉ कर रहा था। हारून यूसुफ के बयान से साफ है कि देश के 20 राज्यों की बिजली गुल करने वाला ये संकट उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में हुई बिजली की खींचतान से जुड़ा है। दरअसल बड़ा शहर होने के चलते गर्मी के मौसम में दिल्ली को खूब बिजली चाहिए होती है, जबकि मानसून में कमी के चलते हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग काफी बढ़ गई है। आरोप है कि बिजली खींचने में इन राज्यों ने अपने कोटे को भी ताक पर रख दिया है। अधिक बिजली खींचने का सीधा सा अर्थ है बिजली की चोरी करना। खासतौर से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब ये लगातार काम कर रहे हैं और इनको चेतावनी भी दी जा चुकी थी बिजली नियामक संस्थान की ओर से। उन्होंने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा एक दिन में नहीं हुआ है। जून के महीने के जो आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश ने जून के महीने में 3762 मिलियन यूनिट बिजली नॉर्दर्न ग्रिड से ली, जो तय कोटे 3011 से कहीं ज्यादा थी। हरियाणा ने भी 2064 मिलियन यूनिट बिजली ली, जो 1817 के कोटे से कहीं ज्यादा थी। जून के महीने में राजस्थान को भी चेतावनी दी गई थी, क्योंकि राजस्थान ने 1505 मिलियन यूनिट बिजली ली, जो 1407 के कोटे से कहीं ज्यादा थी। जैसे आप सड़क पे ओवर स्पीडिंग करते हो, आपको कोई जुर्माना कर दे, मगर ओवर स्पीडिंग के एक जुर्माना है वो नहीं है। आप किसी को मार भी सकते हो सड़क के ऊपर, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये जब आप अंडर फ्रीक्वेंसी परसिस्टेंटली कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, ओवरड्रॉ करता जा रहा है, तो वो एक तो अपने सिस्टम को भी स्ट्रेन कर रहा होगा, कहीं ना कहीं इक्विपमेंट को भी स्ट्रेन कर रहा होगा और ग्रिड को एंडेंजर कर रहा है। ऐसा नहीं कि बिजली नियामक आयोग की नजरों में ये मामला नहीं आया। नियामक आयोग ने आदेश दिया था कि राज्य की बिजली ट्रांसमिशन कंपनियां बिजली की खपत पर लगाम लगाएं। 1 जनवरी से लेकर 25 मार्च के बीच हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तय लोड से ज्यादा बिजली खींचने के 63 मामले आए, जिस पर 319 चेतावनी जारी की गयी। जानकारों का कहना है
कि इसके लिए जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन कुछ राज्य जानबूझकर ऐसा करते हैं। राज्यों पर अभी जो जुर्माना लगता है जरूरत से ज्यादा बिजली लेने का, वो जुर्माना इतना कम है। अगर उनको जाके बाहर से फिर से कमर्शियल रेट्स पर बिजली खरीदनी पड़े पावर प्लांट से, तो उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इसलिए उनको ये लगता है कि पेनल्टी देकर उनको सस्ती बिजली मिल रही है। इस तरह से जो सिस्टम बना हुआ है वो ऐसा है जिससे कोई भी राज्य डरता नहीं है अधिक बिजली लेने के लिए। इस बात की कई बार चेतावनी दी गई कि राज्यों की ज्यादा बिजली खींचने की आदत से ग्रिड को खतरा हो सकता है, लेकिन राज्यों ने अपने रवैये में सुधार नहीं किया और नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त देश में करीब 2,05,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता के कारखाने हैं, लेकिन इतनी बिजली से पूरे देश को रोशन नहीं किया जा सकता। ज्यादा बिजली के लिए ज्यादा कारखाने चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। देश में पिछले कई सालों में बहुत कम बिजली परियोजनाएं लागू हो पाई हैं। कभी राजनीतिक वजह सामने आई हैं, तो कभी पर्यावरण और जमीन अधिग्रहण से जुड़ी समस्याएं सामने आ जाती हैं। आपको बिजली के प्लांट के लिए कोयले की जरूरत है, जमीन की जरूरत है। अब इन दोनों चीजों को मुहैया कराने के लिए एक एफर्ट की जरूरत है। वही काम बिजली मंत्री का होता है कि कोयले का उत्पादन बढ़वाएं और आप बिजली के प्लांट को दें। देश में ऐसी कई बिजली परियोजनाएं हैं जो इस वक्त अधर में लटकी पड़ी हैं। इनमें गुजरात में टाटा का पावर प्रोजेक्ट, गुजरात में ही अडानी का पावर प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश का कृष्णापट्टनम अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट, तमिलनाडु का कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश का पर्वती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़ में इफ्को का पावर प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश का दादरी पावर प्रोजेक्ट मुख्य हैं। पिछले 5-6 सालों में 78,000 मेगावाट बिजली बढ़नी थी, लेकिन उसके हिसाब से केवल 30% कमी आई है उस उत्पादन में, यानी 30% कम जो टारगेट था उससे 30% कम बिजली का उत्पादन हुआ है। जब ऐसे हालात होंगे तब इस तरह की दिक्कतें आएंगी। इन सभी पावर प्रोजेक्ट्स के लटके पड़े रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि सरकार नीतिगत फैसले नहीं ले पा रही है, और अगर नीतिगत फैसले ले भी लेती है तो इसे लागू करना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। जो नीति बनाई भी जाती है, योजना बनाई भी जाती है, उसको ठीक तरीके से क्रियान्वयन नहीं होता। क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या होती है? कई दफे पावर मिनिस्ट्री उसके लिए तैयार है या पावर कॉर्पोरेशन उसके लिए तैयार है, तो आपको पर्यावरण के क्लियरेंस नहीं मिलते, कई दफे आपको जमीन नहीं मिलती पावर प्लांट बनाने के लिए। एक पावर प्लांट बनाने के लिए जितने आपको क्लियरेंसेस की जरूरत होती है, वो वन विंडो क्लियरेंस तो होते नहीं है। एक पावर प्लांट को कई दफे 5-5 साल 7-7 साल की उस पर जो है अड़ंगे लग जाते हैं। लेकिन अगर परियोजनाएं और कारखाने बन भी जाएं, तो इससे ही सिर्फ बिजली की समस्या हल नहीं होगी। इन कारखानों को चलाने के लिए ईंधन भी चाहिए, वो कहां से आएगा? आज सबसे बड़ी समस्या ईंधन की कमी है। हमारे देश में आज लगभग 16,000 मेगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल्ड हो चुकी है, मतलब बिजली के कारखाने बन चुके हैं, पर वो ठप पड़े हुए हैं, नए कारखाने चल नहीं रहे हैं। वजह ईंधन नहीं है। आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या आ गई है वो ईंधन की है। आपके चलाने के लिए आपको कोयला चाहिए, वो आप आयात कर रहे हैं, तेल चाहिए वो आप आयात कर रहे हैं, जो गैस चाहिए वो हमारे यहाँ आयात हो रही है। यूपीए 1 में मनमोहन सरकार ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन की। लगा कि अब देश में न्यूक्लियर बिजली का रास्ता साफ हो गया, देश की बिजली की समस्या में थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी कुछ 3-4 वर्ष पहले ही हमारी सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार यूपीए 1 ने अपना अस्तित्व दांव पे इस बात को लगा दिया था कि भाई न्यूक्लियर पावर जो है उसमें जो है अमेरिका के साथ और पश्चिमी देशों के साथ संधि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आज कहाँ है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट? वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने थे वो कहाँ गए? उसकी चर्चा भी कोई नहीं करता। अलग अलग विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी है लेकिन उसको आने में अभी भी काफ़ी साल लग जाएंगे। सोलर पावर है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, हाइड्रो पावर का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ के हो रहा है, विंड एनर्जी का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी भी उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं बढ़ी है जिससे कि ज़्यादा आपूर्ति हो जाए।
जिस तरह से मौजूदा बिजली का संकट है, उसके लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि राज्य के बिजली बोर्ड राम भरोसे चल रहे हैं। तमाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारे पूरे देश में जिस तरीके से उनको चलाया जाता है, वो ठीक उसी तरीके से चलाया जाता है जैसे 50 के दशक में सोवियत यूनियन को चलाया जाता था। यानी उनका जो मैनेजमेंट है, उसकी जो क्वालिटी है, बिल्कुल एकदम चरमरा चुकी है, पुराने किस्म की है, उसका आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। समस्या ये है कि सरकार ये सब जानती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसे में अगर स्थिति और बेकाबू हो गई तो फिर इसे संभालना आसान नहीं होगा। जितनी जरूरी शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, उतनी ही आज की तारीख में बिजली है। हवा और पानी तो प्रकृति ने, कुदरत ने हमको दे दिया, बिजली हमको खुद अपने को प्रदान करनी पड़ेगी। लेकिन आज के हालात जब हम देखते हैं, आज की सरकारों को जब हम देखते हैं, तो लगता नहीं है कि इसके लिए सक्षम है। ये गुस्सा है बिजली की कमी की वजह से। बिजली आज के दौर में हमारे विकास के लिए सबसे जरूरी चीज है, लेकिन जितनी बिजली हमें चाहिए उतनी बिजली हमें मिल नहीं रही है। मुश्किल तो ये है कि जितनी बिजली हम बनाते हैं, उतनी बिजली का भी हम पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में 25 से 30% बिजली का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा 10 से 15% बिजली चोरी हो रही है। इस तरह देश में करीब 40 से 45% बिजली का कोई हिसाब नहीं है। सबसे ज्यादा बिजली डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन यानी बिजली पैदा करने से लेकर इसे घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया में बर्बाद हो रही है। देश की कम से कम 1/4 बिजली अगर यूं ही बर्बाद हो रही है तो ये किसी जुर्म से कम नहीं है। ऐसे में बिजली की बर्बादी रोकना इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। इतनी ही लॉसेज आज से 15-20 साल पहले दक्षिण कोरिया और चीन में थे। वहाँ ये लॉसेज घट के 3-4% पे आ चुके हैं। उन्होंने नई टेक्निक डेवलप की है जिससे ट्रांसमिशन लॉसेस कम होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के अलावा बिजली की चोरी से भी देश को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इस चोरी से आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही बिजली की जरूरत का सही आकलन लगाने में भी दिक्कत आ रही है। आमतौर पर आरोप लगता है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली ज्यादा चोरी होती है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। हमारे यहाँ ट्रांसमिशन लॉसेज में एक हिस्सा कर चोरी का है। कर चोरी साधारण लोग ही नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जो फर्में हैं और बड़े बड़े जो लोग हैं। बल्कि एक अभी रिपोर्ट आई है, उसमें तो गुजरात के एक MP साहब पे जुर्माना हुआ है, कई L&T जैसी कंपनियों पर जुर्माना हुआ है अधिक बिजली लेने का। तो ये एक समस्या है और सरकार को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बिजली के गलत इस्तेमाल का आरोप किसानों पर भी लगता आया है। सरकार दूर दराज के गरीब किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देती है, लेकिन ऐसे आरोप लगते हैं कि किसान इसका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए करते हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि ये सच नहीं है। यहाँ बिजली घरों के लिए चुराई जाती है। जिनके घर में कुछ है ही नहीं है, वो बिजली चुरा के बेचेगा क्या? वो बेच भी नहीं सकता। इसलिए ये कहना कि किसानों को फ्री बिजली दी जाती है, किसान उस बिजली का दुरुपयोग करते हैं, यह एक दुष्प्रचार है। और मुझे लगता है किसानों को बिजली देने के लिए और सुधार आना चाहिए। उन्हें निश्चित समय पर बिजली मिलना चाहिए, जिससे वो अपनी सिंचाई कर सकें निश्चित समय पर, जिससे बुआई पे अंतर पड़े। देश में बिजली की चोरी की समस्या हो या फिर बिजली के लीक होने की, इसका उपाय बेहतर तकनीक, कड़े कानून और राजनीतिक इच्छा शक्ति में छिपा है। अगर दुनिया के कई देश इस स्थिति से बाहर निकल चुके हैं, तो भारत भी इससे बाहर जरूर निकल सकता है। ये गुस्सा है बिजली की कमी की वजह से। बिजली आज के दौर में हमारे विकास के लिए सबसे जरूरी चीज है, लेकिन जितनी बिजली हमें चाहिए उतनी बिजली हमें मिल नहीं रही है। मुश्किल तो ये है कि जितनी बिजली हम बनाते हैं, उतनी बिजली का भी हम पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में 25 से 30% बिजली का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा 10 से 15% बिजली चोरी हो रही है।
इस तरह देश में करीब 40 से 45% बिजली का कोई हिसाब नहीं है। सबसे ज्यादा बिजली डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन यानी बिजली पैदा करने से लेकर इसे घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया में बर्बाद हो रही है। देश की कम से कम 1/4 बिजली अगर यूं ही बर्बाद हो रही है तो ये किसी जुर्म से कम नहीं है। ऐसे में बिजली की बर्बादी रोकना इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। इतनी ही लॉसेज आज से 15-20 साल पहले दक्षिण कोरिया और चीन में थे। वहाँ ये लॉसेज घट के 3-4% पे आ चुके हैं। उन्होंने नई टेक्निक डेवलप की है जिससे ट्रांसमिशन लॉसेस कम होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के अलावा बिजली की चोरी से भी देश को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इस चोरी से आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही बिजली की जरूरत का सही आकलन लगाने में भी दिक्कत आ रही है। आमतौर पर आरोप लगता है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली ज्यादा चोरी होती है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। हमारे यहाँ ट्रांसमिशन लॉसेज में एक हिस्सा कर चोरी का है। कर चोरी साधारण लोग ही नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जो फर्में हैं और बड़े बड़े जो लोग हैं। बल्कि एक अभी रिपोर्ट आई है, उसमें तो गुजरात के एक MP साहब पर जुर्माना हुआ है, कई L&T जैसी कंपनियों पर जुर्माना हुआ है अधिक बिजली लेने का। तो ये एक समस्या है और सरकार को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बिजली के गलत इस्तेमाल का आरोप किसानों पर भी लगता आया है। सरकार दूर दराज के गरीब किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देती है, लेकिन ऐसे आरोप लगते हैं कि किसान इसका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए करते हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि ये सच नहीं है। यहाँ बिजली घरों के लिए चुराई जाती है। जिनके घर में कुछ है ही नहीं है वो बिजली चुरा के बेचेगा क्या? वो बेच भी नहीं सकता। इसलिए ये कहना कि किसानों को फ्री बिजली दी जाती है, किसान उस बिजली का दुरुपयोग करते हैं, यह एक दुष्प्रचार है। और मुझे लगता है किसानों को बिजली देने के लिए और सुधार आना चाहिए। उन्हें निश्चित समय पर बिजली मिलना चाहिए जिससे वो अपनी सिंचाई कर सकें निश्चित समय पर, जिससे बुआई पे अंतर पड़े। देश में बिजली की चोरी की समस्या हो या फिर बिजली के लीक होने की, इसका उपाय बेहतर तकनीक, कड़े कानून और राजनीतिक इच्छा शक्ति में छिपा है। अगर दुनिया के कई देश इस स्थिति से बाहर निकल चुके हैं तो भारत भी इससे बाहर जरूर निकल सकता है। ग्रिड आखिर है क्या? पहला, बिजली बनाने वाले स्टेशन। दूसरा, बिजली को सप्लाई करने वाले तार और सब स्टेशन जो बिजली की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को काबू में रखते हैं। अलग अलग राज्यों में जो उत्पादन के केंद्र हैं उनसे जहां सप्लाई करनी है वहां पहुंचती है बिजली, राज्यों को सप्लाई की जाती है। इस तरह से टावर के जरिए, हाई टेंशन वायर के जरिए, और फिर आपके घर तक पहुंचती है सब स्टेशन के जरिए, और फिर ट्रांसफार्मर जो है उसकी वोल्टेज 240 करके आपके घर तक पहुंचाता है। वहां वो हाई वोल्टेज से ट्रांसफार्मर आपके घर के हिसाब की वोल्टेज करता है और फिर वो घर तक पहुंचाता है। इन तीनों को मिला दें तो बनता है बिजली ग्रिड। भारत में ये बिजली ग्रिड 5 हिस्सों में विभाजित है, जिसमें है उत्तर ग्रिड, पूर्व ग्रिड, पश्चिम ग्रिड, दक्षिण ग्रिड और पूर्वोत्तर ग्रिड। फिलहाल दक्षिण ग्रिड को छोड़कर बाकी चारों ग्रिड आपस में जुड़ी हुई हैं। पूरे भारत में इन्हीं 5 ग्रिड के जरिए बिजली सप्लाई की जाती है। भारत में कुल बिजली उत्पादन की क्षमता है 2,05,340 मेगावाट। सबसे ज्यादा बिजली बनती है कोयले से, तकरीबन 1,16,333 मेगावाट। उसके बाद गैस से बिजली बनाई जाती है तकरीबन 18,903 मेगावाट। डीजल से बिजली का उत्पादन किया जाता है 1,199 मेगावाट। परमाणु क्षमता से बिजली का उत्पादन होता है 4,780 मेगावाट। पानी से बिजली बनाई जाती है 39,291 मेगावाट। सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा को मिलाकर बाकी स्रोतों से बिजली बनाई जाती है 24,832 मेगावाट। इन सब तरीकों से बिजली बन तो जाती है, लेकिन पहुंचाने का जिम्मा होता है ग्रिड पर। ये ग्रिड खास फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पर काम करती है। तय सीमा से ज्यादा अगर राज्य बिजली ले लें तो बिजली की फ्रीक्वेंसी पर असर पड़ता है, वो लिमिट से बाहर हो जाती है और ग्रिड फेल हो जाती है, राज्यों को सप्लाई बंद हो जाती है। जैसे आज बंद हो गई, पावर ग्रिड ठप हो गई, 3 ग्रिड ठप हो गई। ये तय फ्रीक्वेंसी है 49.5 हर्ट्ज से लेकर 50.2 हर्ट्ज तक। बिजली की सप्लाई अगर ज्यादा हो जाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और अगर मांग ज्यादा हो जाए तो बिजली की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और ग्रिड के लिए ये दोनों ही खतरनाक हैं।
2001 में बिजली ग्रिड फेल होना सप्लाई ज्यादा होने की वजह से था, तो इस बार ग्रिड फेल होने में मांग ज्यादा होने को जिम्मेदार बताया जा रहा है।